हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमति शूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की वीडियो रहेगी और फिजिक्स में हमारा नया सिलेबस स्टार्ट किया था, हमने नया कोर्स स्टार्ट किया था। तो आज हमारा जो पहला चैप्टर चल रहा था नए कोर्स में हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो उसकी ये दूसरी वीडियो है, यानी कि उसका भाग 2 है। और आज हम इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। टॉपिक कुछ इस तरीके से हैं। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत समझेंगे पूरा एकदम बेसिक से। फिर उसके बाद में आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है इसको समझेंगे। फिर वैद्युत आवेशों की योज्यता क्या रहती है इसको समझेंगे। फिर उसके बाद में कुछ आंकिक प्रश्न करेंगे, यानी कि जो आंकिक प्रश्न आपके आते हैं बोर्ड परीक्षा में वो करेंगे, क्योंकि इसमें आवेश के क्वांटीकरण में एक फॉर्मूला मिलेगा, उस फॉर्मूले पर आधारित 4-6 न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पूरा 1-1.5 घंटे की वीडियोज बनेगी, तो देखते हैं जितना भी हो सकेगा उतना करेंगे और इन टॉपिकों को ढंग से कवर करेंगे, एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आवेशों की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इंग्लिश में यदि बोला जाए तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन चार्जेस, ठीक है, या ओरिजिन चार्ज। तो स्टार्ट करेंगे हम। जैसे कि हमने कल बताया था कि एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से घिसते हैं या रगड़ते हैं तो उस पर क्या हो जाता है, आवेश आ जाता है। धनावेश आएगा या ऋणावेश आएगा, पर आवेश जरूर आएगा, राइट। तो ये आवेश उत्पन्न होता कैसे है इसके बारे में हम बात करेंगे इस सिद्धांत में। याद हो तो 9th क्लास में ही आपसे पढ़ा दिया जाता है कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो बहुत सारे कणों से मिलकर बना रहता है। बताई थी बात, जिनको नहीं पता वो जरा समझ लो, पुरानी बात है, वहीं से हमारा बात होगी कि जो प्रत्येक पदार्थ जो होता है, प्रत्येक पदार्थ बहुत सारे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं, राइट। उन सूक्ष्म कणों को हम क्या बोलते हैं, बहुत सारे अणु कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिनको हम अणु कहते हैं, और प्रत्येक अणु बहुत सारे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिनको हम परमाणु कहते हैं। ऐसा समझो, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। किससे? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों को नाम देते हैं हम अणु। छोटे छोटे कणों को अणु बहुत सारे छोटे छोटे अति सूक्ष्म छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये जो अणु है ये अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिनको हम कहते हैं अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिनको हम परमाणु कहते हैं। इतना समझ में आया कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिनको हम अणु कहते हैं। अणु अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिनको हम परमाणु कहते हैं। और परमाणु के अंदर एक बाहरी भाग होता है जिसको हम नाभिक कहते हैं। परमाणु के अंदर क्या होता है, एक बाहरी भाग होता है। इसी बाहरी भाग में परमाणु का समस्त द्रव्यमान केंद्रित रहता है। ऐसा माना जाता है कि परमाणु का सारा द्रव्यमान इसी बाहरी भाग में रहता है। इस बाहरी भाग को हम नाम देते हैं क्या, इस बाहरी भाग को हम नाम देते हैं नाभिक। ये है नाभिक, आपका नाभिक आ गया। नाभिक आपका पॉजिटिवली चार्ज रहता है। नाभिक कैसा रहता है, वैद्युत धनात्मक होता है, क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन, नाभिक के अंदर क्या पाई जाती है, प्रोटॉन, और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्या चीज पाई जाती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन धनात्मक होता है और नाभिक ये कैसा रहता है, ये उदासीन होता है। नाभिक के यानी कि जो न्यूट्रॉन जो होते हैं वो उदासीन होते हैं और प्रोटॉन धनावेशित होते हैं। तो ओवरऑल कही जाए बात, और नाभिक के चारों ओर, ये ऐसा समझिए ये नाभिक है, तो नाभिक के चारों ओर बहुत सारी वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। परमाणु के अंदर क्या चीज मिली, यहां से चले पदार्थ के अंदर पदार्थ किससे मिलकर बना है, छोटे छोटे कणों से, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं अणु। अणु और अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिनको हम परमाणु कहते हैं।
परमाणु के अंदर एक बाहरी भाग होता है जिसमें परमाणु का समस्त द्रव्यमान केंद्रित रहता है, उस बाहरी भाग को हम कहते हैं नाभिक। नाभिक में मुख्य रूप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक के चारों ओर बहुत सारी वृत्तीय कक्षाएं, क्या वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं, वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। चलिए भाई, ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इसमें घूम रहे हैं। अब देखो ध्यान से, नाभिक के पास वाली कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के साथ प्रबल आकर्षण बल के द्वारा जुड़े रहते हैं। किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, क्यों जुड़े रहते हैं? इसका कारण यह है कि नाभिक कैसा है, नाभिक तो है आपका धनात्मक। नाभिक कैसा रहता है, धनात्मक रहता है। इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं आपके ऋणात्मक। और जब कोई चीज़ धनात्मक है और उसके पास में ऋणात्मक है तो ये कौन सा बल लगता है, आकर्षण का बल लगता है। तो ये प्रबल आकर्षण बल के द्वारा जुड़े रहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ प्रबल आकर्षण बल के द्वारा जुड़े रहते हैं। इसी कारण ये बाहर नहीं जा पाते। लेकिन अब ऐसा समझिएगा, आपके पिताजी यहाँ पर हैं, आपके पिताजी एक रूम में हैं और वहाँ पर एक रूम है ये वाला। आपके पिताजी यहाँ पर हैं और आप यहाँ पर ये रहे, ठीक है। तो आपका क्या होगा, और आपके पास में यहाँ पे मोबाइल रखा हुआ है तो आप मोबाइल चलाओगे नहीं, थोड़ा सा डर लगेगा। डर लगेगा तो मतलब क्या है, आपको थोड़ा सा पिताजी का थोड़ा सा खौफ रहेगा। और उस समय की बात कर लो कि मान लीजिए कल का पेपर है, तो फिर पिताजी के सामने तो आप तुरंत किताब लेके पढ़ने लगोगे। लेकिन यदि मान लीजिए सपोज दैट कि आपके पिताजी बाहर दूसरे कमरे में और आप दूसरे कमरे में हो, यानी दूरी बढ़ गई, तो आपका क्या होगा, और आईपीएल चल रहा हो तो आप क्या करो, पढ़ाई की तैयारी तो बाद में कर लेंगे, पहले आईपीएल देख ले रहे हैं थोड़ा सा, है ना। ऐसा होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर कि जिस तरीके से ये नाभिक है, नाभिक के पास वाले जो कक्षा जो होती हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो प्रबल बल के द्वारा जुड़े रहते हैं, यानी कि बहुत अधिक आकर्षण के द्वारा जुड़े रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे दूर वाली कक्षाओं में जाते रहते हैं उसी तरीके से ये बल भी कैसा होता जाता है, कम होता जाता है। यानी कि ये जो बल है वो कम होता जाएगा। तो मतलब जो बाहर वाली कक्षाएं जो होती हैं उनमें यह बल कैसा लगेगा, कम लगेगा, यानी कम मतलब क्या है, कम। मतलब ये समझते हैं हम कि जैसे जैसे नाभिक से हम दूर वाली कक्षाओं में जाएंगे तो ये जो प्रबल आकर्षण बल है वो कम होता जाएगा। सिंपल सी बात है भाई। आप ऐसा समझो जरा कि यहाँ पर आग जल रही है और कोई हाथ को ज़्यादा आग के पास में लेके जाएगा, ये आग जल रही है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका हाथ यदि यहाँ पर आएगा तो थोड़ा ज़्यादा तपन का महसूस करेगा। लेकिन जैसे जैसे हम हाथ को पीछे हटाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगी, तपन कम होती जाएगी। तो वही चीज़ है, नाभिक लाइक आग, और जैसे जैसे ये पास वाली कक्षा यानी हाथ पास में है, जैसे दूर दूर जाते जाएंगे तो कम होता जाएगा। तो बाहर वाली कक्षा में ये बल कैसा लगता है, बहुत कम रहता है, बहुत कम रहता है। तो मतलब क्या है, मतलब ये कि बाहर वाली कक्षाओं पर ये जो प्रबल आकर्षण बल है वो बहुत कम होता है, यानी बहुत कम, ना के समान, यानी शून्य। तो मतलब क्या है, ये मुक्त रहते हैं इलेक्ट्रॉन। और जब हम किसी दूसरे पदार्थ से इसको घिसते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ पर क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, दूसरे पदार्थ पर चले जाते हैं। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ पर जाएगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ पर जाएगा तो इस वाले पदार्थ पर, इस वाले परमाणु पर क्या आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन ये दूसरे पर चले जाएंगे उतने ही इस पर धनावेश आ जाएगा। तो ये कारण रहता है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत यही है। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना रहता है जिनको हम अणु कहते हैं, और प्रत्येक अणु अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिनको हम परमाणु कहते हैं। परमाणु के अंदर एक बाहरी भाग होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं तथा नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में गति करते रहते हैं। नाभिक धनात्मक होता है जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं, अतः इनके बीच में नाभिक इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ प्रबल आकर्षण बल के द्वारा जुड़े रहते हैं। यह प्रबल आकर्षण बल नाभिक से दूर वाली कक्षाओं में
कम होता है, अर्थात नाभिक से सबसे दूर अर्थात नाभिक से बाहर वाली कक्षा में यह बल, यह प्रबल आकर्षण बल बहुत कम अर्थात शून्य, लगभग शून्य होता है। अतः बाहर वाली कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त रहते हैं, और जब इस पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ से रगड़ते हैं तो बाहर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। जब दूसरी वस्तु पर ये स्थानांतरित हो जाते हैं तो पहली वस्तु पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में जाते हैं उतने ही इकाई इस पर पहली वस्तु पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। यही आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहलाता है। समझ गए होंगे इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। चलिए, अब इससे आपको एक चीज पता चल रही है, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या द्रव्यमान स्थानांतरित होगा? बिल्कुल होगा। तो इसीलिए हमारा एक, जब हमने टिक मार्क प्रश्न भी बताए थे वहां पर भी बताए थे, तो यहां पर लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने पर क्या होगा। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख लीजिए। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने पर द्रव्यमान भी स्थानांतरित हो जाता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने पर द्रव्यमान भी स्थानांतरित होता है। मतलब ये कि जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उस पर द्रव्यमान भी जाएगा। इलेक्ट्रॉन जाने पर क्या द्रव्यमान में परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा जी। ठीक है, तो मतलब ये है कि इसका मतलब ये हुआ, मतलब ये कि धनात्मक वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है, धनात्मक वस्तु का द्रव्यमान कम होता है, और ऋणात्मक वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है। किससे कंपेयर कर रहे हैं? इसकी सामान्य अवस्था से। सपोज दैट कि ये X परमाणु है और इस पर ये X पॉजिटिव है, तो इसका द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान ज्यादा होगा? इस वाले का ज्यादा होगा, क्योंकि इसका कम होगा। और यदि ये X नेगेटिव है और ये X है, तो अब इस वाले का द्रव्यमान ज़्यादा होगा। समझ में आ गई बात? मतलब ये है कि यदि इसका मतलब X पॉजिटिव का मतलब है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन चले गए, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया है। जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसका द्रव्यमान कम होगा, इसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा। यदि एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का मतलब होता है कि इस पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाना, यदि एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया तो मतलब क्या, इसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, इसका द्रव्यमान कम होगा। द्रव्यमान के लिए ये कंडीशन होगी। और आगे की बात करी जाए कि धनात्मक का अर्थ क्या होता है? धनात्मक का अर्थ होता है कि उससे इलेक्ट्रॉन का चले जाना। धनात्मक वस्तु का अर्थ मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। धनात्मक वस्तु का अर्थ है कि उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी। 10 धनात्मक है तो मतलब उसमें 10 इलेक्ट्रॉन की कमी है सामान्य अवस्था से। कहाँ की बात कर रहे हैं? सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की कमी। अब ऋणात्मक वस्तु का अर्थ क्या होता है? ऋणात्मक सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की अधिकता।
मतलब ये है, यदि कोई वस्तु धनात्मक है तो उसका अर्थ होगा कि उसकी सामान्य अवस्था से उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। और यदि वो वस्तु ऋणात्मक है तो उसका अर्थ है कि सामान्य अवस्था से उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। जैसे मैं बात करता हूं, हमारे पास में सोडियम है, ये सोडियम है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 11, क्योंकि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होती है। अब यदि मैं बात करूं, ये Na पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें अब इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10 है। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव ये दर्शाता है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन की इस पर क्या हो गई, कमी हो गई। जब इस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 10 बची। तो इसका धनात्मक होने का अर्थ हो जाता है कि इस इलेक्ट्रॉन की कमी, जितना धनात्मक होगा उस पर उतने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और यदि किसी वस्तु पर ऋणात्मक है, यानी 4 ऋणात्मक हैं, तो मतलब क्या है कि सामान्य अवस्था से उस पर 4 इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। यानी कि अब उस पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन अधिक है। सामान्य अवस्था का मतलब होता है कि जब वस्तु पर ना तो पॉजिटिव चार्ज हो ना नेगेटिव चार्ज हो, तो एक्चुअल में यानी कि वास्तव में उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या रही कितनी थी, वास्तव में इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम है और ये Na पॉजिटिव है, तो मतलब ये है कि इस सोडियम में वास्तव में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 11 होती है, क्योंकि इसका क्रमांक 11 है। और जितना क्रमांक होता है उसमें उतने ही प्रोटॉन पाए जाते हैं और उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। राइट हो? तो ये चीज़ है आपका। तो 1 2 3 4 5 पाँचों के पाँचों पॉइंटों को लिख लेना, इनसे ही पता चलेगा। न्यूमेरिकल्स में ये 2 लाइन बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी न्यूमेरिकल्स में, तो इनका आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, आवेश के क्वांटीकरण पर समझते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज पढ़ते हैं अब। चलिएगा, अब पढ़ेंगे हम आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, इसको समझो जरा ध्यान से। ऐसा समझेंगे, देखिएगा आप, ऐसा मुझे एक चीज़ बताइए, कभी आपने देखा होगा H पॉजिटिव, आपने लिखा देखा होगा Cl नेगेटिव, कहीं पर लिखा देखा होगा Cl डबल नेगेटिव, या कहीं पर लिखा देखा होगा Al पॉजिटिव, कहीं पर Al डबल पॉजिटिव या Al ट्रिपल पॉजिटिव लिखा देखा होगा, है ना। ये चीज़ Br नेगेटिव देखा होगा, लिखा हुआ। ठीक है, आपने Cu पॉजिटिव देखा होगा, Cu डबल पॉजिटिव लिखा देखा होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिखी देखी होंगी, लेकिन क्या कभी आपने इस तरीके का देखा है Cu पॉजिटिव बट्टे 2? नहीं देखा होगा। या Na पॉजिटिव बट्टे 2, यानी कि 1 पॉजिटिव बट्टे 2, या आपने देखा है 1/2 पॉजिटिव, ऐसा देखा है। या कहीं पर आपने लिखा देखा है 3/2 पॉजिटिव, ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं देखा होगा। तो इससे क्या पता चलता है, यानी कि पूरे प्रकृति की प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक पदार्थ या किसी भी वस्तु पर, ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो कभी भी बट्टे में नहीं हो सकता। यानी कि एक निश्चित मान का पूर्ण गुणज, जैसे सपोज दैट यहाँ पर कितना, 1 पॉजिटिव, यहाँ पर 1 नेगेटिव, यहाँ पर 2 नेगेटिव, यहाँ पर 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव 2 नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये है कि जो आवेश जो होता है वो, इसका मतलब ये है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की कमी, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता, यहाँ पर आपका 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी। तो मतलब क्या समझ रहे हो इनसे ये समझ पा रहे हो आप कि जो किसी भी वस्तु पर जो आवेश जो होता है वो एक निश्चित मान का, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 50 इलेक्ट्रॉन, लाख इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन, कितने भी इलेक्ट्रॉन हो,
मतलब एक निश्चित मान से ही गुणज होता है, बल्कि कभी भी बट्टे में नहीं हो सकता। तो यही चीज़ है इसकी। तो इसको मैं थ्योरी में लिख दूंगा, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। थ्योरी में क्या लिखेंगे हम, देखिएगा थ्योरी में आपका मैं लिख देता हूँ इसको, तब क्या है इसकी थ्योरी देखिएगा। इसकी थ्योरी यहाँ पे ले दे रहा हूँ। प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, जिसे हम मूल आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। मतलब अभी हमने सिखाया था कि किसी भी वस्तु पर, यानी प्रत्येक वस्तु पर, प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर जो आवेश है, एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। एक निश्चित न्यूनतम मान, यानी कि एक निश्चित मान का पूर्ण गुणज होता है, जिसे हम मूल आवेश कहते हैं। उसी निश्चित मान को हम मूल आवेश कहते हैं, जिसको हम ई से, स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन की कमी हो सकती है या इतने इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो सकती है। लेकिन कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि आधे इलेक्ट्रॉन की कमी है इस वस्तु पर, या इसने आधा इलेक्ट्रॉन ले लिया या आधा इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इसी को बोलते हैं हम, अतः इसी को हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसी को कहते हैं, इसी को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसी को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। और प्रत्येक वस्तु पर जो आवेश है वो कितना हो सकता है, प्रत्येक वस्तु पर आवेश Q बराबर प्लस माइनस एन ई हो सकता है। अब n बराबर, जहाँ n बराबर 1 2 3 10 अनंत तक कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये कभी भी n का मान कभी भी बट्टे में नहीं हो सकता। यानी कि n, यदि आपसे कभी कोई पूछ ले तो n नॉट इज इक्वल टू 1/2 3/4 लाइक दिस, ठीक है। मतलब 1/2 3/4 3/5 3/6, यानी कोई भी भिन्नात्मक नहीं हो सकता है, अर्थात भिन्नात्मक कभी नहीं हो सकता, राइट। तो ये जो आवेश का मान है वो हमेशा एन ई ही रहेगा, और इसी पर आधारित हम सवाल करेंगे। यानी किसी वस्तु पर या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या नेगेटिव चार्ज हो सकता है, ठीक है, लेकिन कभी भी बट्टे में नहीं हो सकता, राइट। तो ये चीज़ होती हैं, इसी को बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण, राइट। तो ये है आपका। तो आवेश के क्वांटीकरण में सिर्फ और सिर्फ 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं आईआईटी नीट के लिए। क्या किसी वस्तु पर आवेश भिन्नात्मक हो सकता है, तो आप कहोगे नहीं। क्या कभी किसी वस्तु पर आवेश प्राकृतिक संख्या का पूर्ण गुणज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं कभी भी बट्टे में नहीं होती। 1 2 3 4 5 ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो यही चीज़ है, तो ये प्राकृतिक संख्याओं का ही गुणज होता है, बाकी और किसी का नहीं होता है, राइट। तो ये चीज़ है आपका। तो कोई भी वस्तु ले लीजिए, वो कभी भी इन संख्याओं के अलावा और किसी की गुणज नहीं हो सकती है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अपना, ये आवेश का क्वांटीकरण हो गया। अब बात कर लेते हैं आवेशों की योज्यता पर। तो इसको समझते हैं। ऐसा समझिएगा कि हमारे पास में सपोज दैट ये कोई एक निकाय है, यानी कि एक कोई बॉडी है, बॉडी या कोई सिस्टम है, ऐसा समझिएगा। कोई
सिस्टम, कोई पिंड जिसमें बहुत सारे कणों से मिलकर बना है, यानी कि एक कण है जिसका नाम है ए, ऐसा समझिएगा, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। इसी तरीके से बहुत सारे कणों से मिलकर बना हुआ है ये, ठीक है। और मैं 100 बना दे रहा हूँ। अब होता क्या है कि भाई इस वाले पर सपोज दैट कि Q1 आवेश है, वो भी पॉजिटिव, इस पर -Q1 आवेश, Q2 आवेश है, इस पर -Q3 आवेश है, इस पर -Q4 आवेश है, इस पर प्लस का Q5 आवेश है। इसी तरीके से औरों पर भी मान लीजिए भाई इस पर 4 पॉजिटिव है, इस पर 3 नेगेटिव है, इस पर 10 नेगेटिव है, इस पर 50 है पॉजिटिव, इस पर 1000 पॉजिटिव है। इस तरीके से बहुत सारे, तो इसका मतलब ये है भाई इस पर अलग अलग आवेश है, बहुत सारे 100, ठीक है। ऐसे ही इसमें जितने भी अलग अलग कण हैं सभी पर अलग अलग आवेश है। तो वैद्युत आवेश की योज्यता क्या कहती है कि किसी भी निकाय का कुल वैद्युत आवेश उस निकाय के अवयवी कणों के भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। भाई ऐसा समझो कि एक सपोज दैट इस पर 10, मान लीजिए भाई इस पर मैं कह रहा हूँ, ऐसा समझो ये ABCDE है ना, ABCD और E, सपोज दैट इस पर 10 पॉजिटिव है, यानी कि 10 इस पर प्लस का 10 है, इस पर प्लस का 20 है, इस पर माइनस का 30 है, इस पर माइनस का 50 है और इस पर प्लस का 100 है, 1000, चलो 100 मान लो। तो इसका मतलब ये है कि इस, और ये एक निकाय बना रहे हैं, तो निकाय का कुल वैद्युत आवेश इस निकाय के अवयवी कणों के भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। मतलब कितना, ये 10 और 20 30 और 30 और 30 और ये कितना 130 हो जाएगा पॉजिटिव, और 30 और 20 50, यानी कि ये 50 और 30 80 हो जाएगा नेगेटिव। तो कितना बचेगा भाई, 0 और 13 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपका, 13 में से 8 5 13, 5 बचेंगे, ठीक है। तो 50, तो 50 पॉजिटिव चार्ज होगा इसका उत्तर, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो मैं लिख दे रहा हूँ, थ्योरी लिख दे रहा हूँ, किसी भी निकाय का कुल वैद्युत आवेश, किसी भी निकाय का कुल वैद्युत आवेश उसके अवयवी कणों के भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसी को हम वैद्युत आवेशों की योज्यता कहते हैं, ठीक है, कहते हैं, इसको लिख देना, ठीक है। क्या है, किसी भी निकाय का कुल वैद्युत आवेश उसके अवयवी कणों के भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब ये कि भैया इसका, इस निकाय का कुल आवेश Q किसके बराबर होगा, A का आवेश, B का आवेश, C का आवेश, D का आवेश, इस तरीके से। तो A का आवेश, ठीक है, ऐसे में लिख दे रहा हूँ कि भैया QA प्लस QB प्लस QC प्लस QD प्लस QE प्लस, इस तरीके से डैश और अनंत तक जाएगा, यानी जितने भी इस पर जो भी जितने भी कण होंगे उतना। तो भैया Q बराबर, Q का मतलब, QA का मतलब कितना है, प्लस का Q1 प्लस, और ये है B का आवेश कितना है, माइनस का Q2, C का आवेश कितना है, माइनस का Q3, D का आवेश कितना है, प्लस का Q4, और इसका कितना है, प्लस का Q5। इसी तरीके से हम लगाते जाएंगे। तो इसका मतलब ये है, राइट। तो ये चीज़ है आपका A का आवेश, B का आवेश, C का आवेश, D का आवेश, मतलब बीजगणितीय योग, धनात्मक है तो धनात्मक और ऋणात्मक है तो ऋणात्मक लेंगे। तो ये है आपका, ये खत्म, राइट। अब सीधे सीधे आते हैं आंकिक प्रश्न पर। आंकिक प्रश्न कराएंगे हम 4-5, यानी कि इस वाले फॉर्मूले पर आधारित, प्लस माइनस एन ई। देखो
कुछ एग्जाम्पल्स कराते रहेंगे साथ साथ न्यूमेरिकल्स के, और फिर बाद में आपका एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और प्रीवियस ईयर यानी कि जो पिछले 5 से 10 सालों में जितने भी सवाल आए हुए होंगे बोर्ड परीक्षा में वो कराएंगे, और फिर आईआईटी नीट एनडीए वाले भी कराऊंगा मैं अलग अलग। तो मतलब एक ही बार में सारा सुपर साफ करके चलेंगे, राइट। चलिएगा, तो 2-4 न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, चलेगा। अब आए थे अपने न्यूमेरिकल्स पर। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, एक चालक पर 8.0 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं या कम हैं, राइट। तो ये सवाल 2 नंबर में आएगा, और 2 नंबर में मतलब क्या है कि इसमें एक चीज़ तो पूछिए कि कितने अधिक हैं या कम हैं और कितने इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये चीज़ जो होती है वो बहुत प्यारी सी होती है। सबसे पहले वो यहाँ से ऋण आवेश से ही पता चल रहा है कि इस पर ऋण आवेश है, और ऋण आवेश का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता बताई थी। देखिएगा भाई, ऋण आवेश, किसी पर ऋण आवेश होता है तो उसका मतलब क्या है कि उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता, ये बताई थी मैंने। और यदि धनावेश होता है तो उसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी। किसी चालक पर, जैसे कि मैंने बताया था सोडियम, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अभी इलेक्ट्रॉन है 11, लेकिन Na पॉजिटिव का मतलब क्या है कि अब इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 10 है, मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। तो पॉजिटिव तो ये दर्शाता है कि उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी, और ऋणात्मक ये दर्शाता है कि उस पर कैसा है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो मतलब क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो यहाँ से सीधे सीधे दिया है ऋण आवेश, तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी या कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो 1-2 नंबर का सवाल होगा तो 1 नंबर तो आप देखते ही पहचान जाओगे, तुरंत देखा और तुरंत खत्म, 1 नंबर समझ में आएगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, ये कैसे पता चलेगा। अब हमें ऋण आवेश से तो पता चल रहा है कि इस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है कि, और इस पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे वो अब पता चल जाएगा। देखिएगा कैसे, अब उसके लिए थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो सवाल में क्या दिया है, सवाल सॉल्व करेंगे, लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है भाई सवाल में, आवेश, इतने कूलाम ऋण आवेश दे रखा है, आवेश दे रखा है। तो आवेश का मतलब Q कितना दे रखा है, 8.0 गुणा 10 की पावर -7, इतने कूलाम आवेश दिया हुआ है। न्यूमेरिकल्स बोलते हो ना, समझ में नहीं आते, आप देखो जरा कैसे समझ में नहीं आएंगे। आवेश दे दिया इतने कूलाम, ठीक है। ऋण आवेश का मतलब, चलो ये तो मैं ऋण लगा दिया है, लेकिन ऋण का तो कोई मतलब नहीं है, वो बाद में हम कर देंगे ऋण का, तो ठीक है। अब इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं या कमी हैं, तो वो n पूछिए, राइट, n पूछा है, राइट। चलिएगा, तो अब n का फॉर्मूला कैसे लेकर आएंगे भाई, सूत्र हमारे पास में कौन सा होता है, सूत्र हमारे पास में था Q बराबर Ne, यही फॉर्मूला था ये वाला, Q बराबर आवेश के क्वांटीकरण से यही पता किया था, ठीक है, Q। अब यहाँ पर सी को जरा क्या भैया, n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा Q/E, और n बराबर E तो आप जानते ही हो, E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। जिनको नहीं पता, सॉरी मैं आवेश के क्वांटीकरण में बताना भूल गया था, वहाँ पर ऐड कर लेना बेटा। E बराबर क्या होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19, इतने कूलाम आवेश होता है E का मान, ठीक है। ये चीज़ वहाँ पे लिख लेना, E बराबर, राइट। चलिएगा, जब मैं एडिट करूँगा वीडियो को तो वहाँ पे मैं एक्स्ट्रा में जोड़ दूँगा, ओके। चलिएगा, तो Q का मान कितना दे रखा है, 8.0 गुणा 10 की पावर -7, और E का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक है। चलिएगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 80/16, और ये देखिएगा गुणा 10 की पावर ये -7 है, ये 19 ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा, तो 10 की घात +19, ये चीज़ आ जाएगी।
अब ये चीज़ कट रही है तो काट दीजिए। क्या कट रहा है? 16 एकन 16 और 16 पंजे 80, तो सीधे सीधे 16 से कट गया। तो n बराबर कितना आ गया? n बराबर आ गया ये 5 गुणा, ये 19 है प्लस का, ये माइनस का है 7, तो कितना बचेगा? 10 की पावर कितने बचेंगे? 19 में से 7 गए तो कितने बचेंगे? 12, तो वो भी प्लस के 12। इतने इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, अब यहां से चूंकि कैसा था, यहां पे चूंकि आवेश बराबर था ऋणात्मक, इसीलिए इतने इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? 5 गुणा 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। ठीक है, तो उस पर चालक पर क्या होगी? इस चालक पर सामान्य अवस्था से 5 गुणा 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? अधिकता होगी। राइट, या तो ऐसे लिख सकते हो। ये कैसे पता चली? क्योंकि आवेश कैसा था? आवेश ऋणात्मक था। यदि आवेश धनात्मक होता तो ये क्या हो जाती? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती। तो या डायरेक्टली लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे भैया? यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे इलेक्ट्रॉन की अधिकता, काम खत्म। तो 1 नंबर तो इसका मिलेगा और 1 नंबर इसी बात का मिलेगा लिखने का, जो आपको यहाँ से देखने से ही पहले ही पता चल गई थी। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले सवाल को कराते हैं। एक और सवाल कराते हैं आपका। चलिए अगला सवाल, चलिएगा मैं वैसे ही आपका लगा दूंगा क्वेश्चन डिस्प्ले पर लगा दूंगा। मेरे पास में लिखा हुआ है, धातु के एक टुकड़े पर +1 नैनो कूलम आवेश स्थापित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन धातु के टुकड़े से स्थानांतरित करने होंगे? मतलब क्या है, इस पर आवेश की मात्रा दे रखी है। इसने क्या कहा है? एक धातु के टुकड़े पर +1 नैनो कूलम आवेश, कितना कहा है? सवाल में दिया है। क्या दे रखा है? आवेश जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? आवेश यानी कि Q बराबर आपका कितना दे रखा है? +1 नैनो कूलम। कितना आवेश दे रखा है? +1 नैनो कूलम। ठीक है, तो +1 नैनो कूलम आवेश यानी कि कोई धातु है, उस पर आवेश की मात्रा कितनी है? इतना आवेश स्थापित करने के लिए कितना? +1 नैनो कूलम आवेश, नैनो कूलम आवेश स्थापित करने के लिए, कूलम नैनो कूलम आवेश स्थापित करने के लिए उससे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने होंगे? भाई आपको पता है कि प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को त्यागना, इलेक्ट्रॉन का अपने आप से निकाल देना। तो ये वस्तु अपने आप से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले कि इस पर इतना आवेश आ जाए, ये है इस सवाल का मतलब। तो भैया सिंपल सी बात है, आवेश आपको दे रखा है, तो अब आपसे पूछा क्या है? पूछा है आपसे सिंपल सी इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आवेश बराबर क्या होता है? NE होता है, तो N बराबर क्या हो जाएगा? Q/E हो जाएगा। लेकिन आपको देखिएगा, ये जो आवेश जो दे रखा है, ये जो आवेश है इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो पहले। आवेश कितना दे रखा है? +1 नैनो कूलम। तो एक गुणा नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9, इतने कूलम आवेश। तो ये चीज़ याद रखना आप लोग, जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं भाई कि 1 माइक्रोन इसका मतलब होता है ये माइक्रोन, तो इसका मतलब 10 की पावर -6। एक नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9। एक एंगस्ट्रॉम इसका मतलब 10 की पावर -10। एक पिको का मतलब होता है 10 की पावर -12। और एक सेंटीमीटर जो होता है 10 की पावर -2। और एक मिलीमीटर, इसका मतलब होता है 10 की पावर -3। तो इनको याद कर लें, 10 की पावर -2, 3, 6,
9, 10, 12 और मोस्टली यही चीज़ आती है न्यूमेरिकल्स में। तो यहाँ पर क्या दे रखा था, नैनो कूलाम, तो भैया नैनोमीटर आ जाती, नैनोमीटर तो 10⁻⁹ मीटर लिख देते, यहाँ पर नैनो कूलाम है तो नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, कूलाम है तो कूलाम, किलोग्राम है तो किलोग्राम, और यहाँ पर जो भी कुछ है, चाहे सेकंड है तो सेकंड, नैनो सेकंड, मीटर है तो मीटर, ठीक है। तो ये नैनो का मतलब ये है इतना, तो इतने कूलाम आवेश हो गया। अब आपसे एन आपसे पूछा है, एन का फॉर्मूला Q बराबर एन ई होता है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? जिनको नहीं समझ में आ रही है उनको मैं फिर से बता दूं, इस सवाल में क्या कहा है कि एक वस्तु पर इतने कूलाम आवेश +1 नैनो कूलाम आवेश स्थापित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने होंगे, उससे कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने होंगे। ये तो भाई हमने आवेश देखा, आवेश कितना दे रखा है, +1 नैनो कूलाम, प्लस को मारा गोली वो तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस का मतलब है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, माइनस होता तो मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन कितने डालने पड़ेंगे। तो ये प्लस का चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन उससे निकालने पड़ते हैं, क्योंकि वो किसी को दे देगा। चलिए तो 1 गुणा नैनो का मतलब 10⁻⁹ कूलाम हो गया, ओके। अब कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, n, इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछी है। चलिए अब सूत्र हमारे पास में होता है, सूत्र क्या होता है, n बराबर ये Q बराबर फॉर्मूला होता है Ne, तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। n बराबर क्या भाई, Q है, E नीचे आ जाएगा। चलिए अब देखिएगा, n बराबर Q का मान आपको दे रखा है 1 गुणा 10⁻⁹, और ई का मान आपका होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19, इतना होता है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिएगा, ये यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे, तो ये तो तुमने लिख लिया होगा, ठीक है, ये लिख लेना। तो पॉइंट हटाया, ऊपर एक जीरो बढ़ गई, तो n बराबर क्या आ गया, n बराबर आ गया 10 गुणा 10⁻⁹ गुणा ये 19 ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, 10 की पावर प्लस का, नीचे से ऊपर जाती है घातें तो चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस की है तो ऊपर प्लस का हो जाएगा, यदि ये प्लस की होती तो ऊपर जाके माइनस की हो जाते हैं। नीचे आ गया 16, क्यों आ गया 16, क्योंकि अब ऊपर 10 हो गया तो नीचे 16। अब क्या करेंगे हम, अब देखिएगा इसको काट देंगे, यानी कि 10 में हम 16 का भाग कर देंगे। 16 का भाग नहीं करना आता है तो कोई बात नहीं है, 16 ऊपर 10 है नीचे 16 है, 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 5/8 आ जाएगा। अब 5 में तो आप भाग कर ही लोगे 8 का, ठीक है। कैसे करेंगे, ना जाने की 0, फिर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगी, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 48 आ जाएगा, बचेंगे कितने 2, पॉइंट लगाई हुआ है इसलिए यहाँ पर 0 बढ़ जाएगी, 8 दूनी 16, बचेंगे 4, पॉइंट लगाई हुआ है इसलिए 0, 8 पंजे 40, तो ये इस तरीके से कट जाएगा। तो इसका मतलब ये 16 से 10 में भाग करेंगे हम तो भी कितना आएगा, 0.625 गुणा 10 की पावर 19 में से 9 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 बचेंगे, ये आ गया। याद रखना कभी भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करते समय पॉइंट से पहले शून्य नहीं होना चाहिए, पॉइंट से पहले शून्य नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है, पॉइंट से पहले कोई भी अशून्य अंक रहे, क्या रहे, अशून्य अंक रहे। अशून्य का मतलब कि आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन 0 ना हो। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस वाले पॉइंट को मैं आगे ले जाऊंगा। तो याद रखना, जब पॉइंट इधर की साइड में जाएगा तो बढ़ेंगी माइनस की घातें आएंगी। कैसी आएंगी, माइनस की घातें आती हैं। कैसी घातें आएंगी, माइनस की घातें आती हैं। और पॉइंट इधर की साइड में आता है तो प्लस की घातें आती हैं, क्योंकि हम एक अंक पॉइंट को आगे लेकर जा रहे हैं, इधर की साइड में एक अंक लेकर जा रहे हैं। तो मतलब क्या है, n बराबर 6.25 गुणा 10 की पावर, ये आपका 10 है, लेकिन एक अंक हम आगे ले गए तो एक घात कैसी आ जाएगी, माइनस की आ जाएगी। भाई एक अंक की तो हम इधर की साइड में ले गए, भाई पॉइंट यदि इधर की साइड में जाएगा तो माइनस की घातें आती हैं। कितने अंक लेकर जाएंगे, हम एक अंक लेकर गए तो एक घात माइनस की आ जाएगी, 2 अंक लेकर जाएंगे तो 2 घातें माइनस की आएंगी, क्योंकि हम एक अंक लेकर गए तो एक घात माइनस की आ गई। तो अब कितना आ जाएगा, 6.25 गुणा 10 की पावर कितना बचेगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेंगे। यहाँ पे हम डायरेक्ट भी लिखना चाहते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि एक अंक ले गए आगे तो एक घात कम हो जाएगी, तो हो गई लोग कम। तो इसका मतलब ये आ गया।
तो कितना आ गया भाई, जिनको नहीं समझ में आया हो 10 में भी भाग करके दिखा दे रहा हूँ मैं 16 का। कैसे करेंगे, ना जाने कि 0 पॉइंट लगाया, ये 0 बढ़ गई, 16 छिक्के 96, ठीक है। बचेंगे 100 में से 96 गए तो 4 बचेंगे, पॉइंट लगाई हुआ है इसलिए 0 लगा देंगे। 16 दूनी 32, बचेंगे कितने 8, पॉइंट लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। 16 पंजे 80, ख़त्म कहानी। इस तरीके से कट गया। तो ये इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने होंगे, ये उत्तर आ गया। तो एक वस्तु पर यानी किसी वस्तु पर +1 नैनो कूलम आवेश स्थापित करने के लिए उससे इतने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन उसने ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे दूसरी वस्तु पर। यानी ये वस्तु इतने इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगी, तभी जाकर उस इतने इलेक्ट्रॉन किसी को देगी, तब जाके उस पर इतने यानी इतने नैनो कूलम आवेश उस पर आएगा, राइट, वो भी धनात्मक। ठीक है, चलिए जल्दी से कर लीजिए, फिर आगे एक और सवाल कराता हूँ मैं, बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा। ठीक है, आगे एक और सवाल कराते हैं, जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात करो। यानी इस पर आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है, कितना आवेश है, और उसकी प्रकृति ज्ञात करनी है। यानी 2 नंबर का सवाल रहेगा। तो एक में तो आवेश की मात्रा पूछा है और एक में प्रकृति पूछी है। तो प्रकृति तो आप डायरेक्टली बता सकते हो, बिल्कुल देखने मात्र से ही। देखो, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब क्या था, मैंने क्या बताया था, यदि उस पर धनावेश होगा तो उसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी, और ऋण आवेश होता है तो उसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी कह रहा है वो, इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी कब होती है, जब वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। जब दे देता है तो मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी आती है, और जब देने पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, तो उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से प्रकृति पता चल गई कि उस पर कैसी होगी, धनात्मक प्रकृति होगी। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन की कमी बोले तो प्रकृति धनात्मक, इलेक्ट्रॉन की अधिकता बोले तो प्रकृति ऋणात्मक। ठीक है, इतना तो हमें वैसे ही पता चल गया। चलो बाकी सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे देखिएगा। आपको दिया है सवाल में क्या चीज़ दे रखी है, जरा सोचो, क्या दे रखा है भाई, 1500 इलेक्ट्रॉन, यानी कि n बराबर दे रखा है आपका 1500 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिएगा, और इस पर आवेश आपसे पूछा है, Q आपसे पूछा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भैया Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर फॉर्मूला होता है Ne। तो Q बराबर, N का मतलब 1.6 गुणा N का मतलब क्या है, N 1500 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, गुणा E का 1.6 गुणा 10 की पावर -19, इतने कूलम होता है आवेश। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, आप जरा ध्यान से समझो, जरा मैंने क्या बताई थी कि भाई ये 2 जीरो हैं, इसका मतलब क्या है, देखिए किसी के आगे ये 1700 है, इसका मतलब ये है 17 गुणा 100। ठीक है, और 100 का मतलब क्या होता है भाई, 100 का मतलब आपने पता ही होगा कि 100 को हम लिख देते हैं 10 की पावर 2। ठीक है, तो मतलब क्या है, 17 गुणा 100 को लिख देंगे 10 की पावर 2। ठीक है, चलिए, और भाई 1000 का मतलब होता है 10 की पावर 3, मतलब ये है, इसका मतलब कितना होगा, 1 2 3 4 5 है तो 5। इसका मतलब क्या है, देखो 10 की पावर जितनी जीरो उतनी ही घातें लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 घाटें लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे लिख रहा है इतने पॉइंट इतने, तो इसका मतलब क्या है भाई, पॉइंट के बाद की जीरो को काउंट नहीं करते हैं। इसका मतलब ये खत्म कर दो, 1 2 3, 10 की पावर 3 है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1700 लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 17 गुणा, इसका मतलब 2 जीरो का मतलब 10 की पावर 2।
ठीक है। और यदि ये लिखा होता 170.0 लिखा होता तो 17 गुणा 10 की पावर 1 लिखते, क्योंकि ये पॉइंट के बाद की जीरो तो काउंट होगी नहीं, केवल 170 है तो इसका मतलब क्या है 70 गुणा 10 की पावर 1। समझ में आ गई बात ये चीज़। और एक और चीज़ समझो ज़रा, ये डायरेक्टली आप वैसे करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। देखो इसका मतलब क्या है 1700.0 है, यही बताई थी कि पॉइंट के बाद जीरो है तो उसको काउंट नहीं करते, लेकिन मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखिए 1 2 3, तो मतलब क्या है 3 अंक आगे ले आए तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 1.00 गुणा कितने अंक लेकर आए आगे की ओर 1 2 3, और मैंने बताई थी पॉइंट इधर की साइड में आता है तो प्लस की घातें आती हैं, तो ये 3 अंक आगे आया तो यहाँ पे आ जाएंगे 10 की पावर 3, तो मतलब 1.7। ठीक है 1.7, यहाँ तक जीरो को ख़त्म कर दो, पॉइंट के बाद जीरो को काउंट नहीं करते हैं, तो 1.7 गुणा 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है चलिए, तो वही काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। यहाँ पर कितना है, ये 1500 है, यहाँ पर ये 1500 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये लिखा हुआ है 1500.0, तो इसका मतलब पॉइंट 1 2 3 अंक आगे लेकर आएंगे हम, तो कितनी आ जाएंगी 3 घातें आ जाएंगी प्लस की, तो 1.5 गुणा 10 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1.5 गुणा 10 की पावर 3 गुणा, और ये है 1.6 है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19। चलिएगा 1.5 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर 1.5 और 1.6 को मैंने पास में लिख दिया, ये 10 की पावर माइनस का 19, ये 10 की पावर प्लस का 3, तो कितना बचेगा माइनस का 16 बचेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस के 3 हैं, ये माइनस के 19 हैं, तो माइनस के 16 बचेंगे। 19 में से 3 गए तो माइनस वाला चिन्ह लगेगा, क्योंकि जिसका ज़्यादा होता है अंक वही चिन्ह लगाते हैं ये चीज़। अब 15 की गुणा इसमें करेंगे भाई, देखिएगा अब आपको पता है 1.6 है और इसमें 1.6 की मल्टीप्लाई करनी है, 6 पंजे 30 की जीरो हासिल 3, 6 एक अंक 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, एक अंक छोड़ देंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 और ये 1, ये आ जाएगा 0, 9 और 5 14 का 4 हासिल 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 1 और 1 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा इतना, तो ये कितना आ जाएगा 2.40 गुणा 10 की पावर माइनस 16, तो सिंपल तरीके से कितना आ गया 2.4 गुणा 10 की पावर माइनस 16, इतने कूलम तो आवेश आ गया, इतने कूलम आवेश आ गया। और इसके नीचे लिख दोगे, नीचे इतने कूलम आवेश, यानी कि Q बराबर कितना आया है 2.4 गुणा 10 की पावर माइनस 16, इतने कूलम आवेश आया है। इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, प्रकृति का कहाँ से पता चलेगा, प्रकृति का यहाँ से पता चलेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की क्या है कमी है, तो प्रकृति क्या होगी धनात्मक, तो इसकी प्रकृति क्या होगी धनात्मक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या है कमी। यदि ये कहता कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो यहाँ पर प्रकृति में लिख देते ऋणात्मक। ठीक है चलो, एक ऋणात्मक के ऊपर भी सवाल ले लेते हैं, जल्दी से इसको कर लीजिए, बहुत जल्दी इसको कर लीजिए, फिर अगले सवाल को करते हैं, बहुत जल्दी कर लीजिए इसको। ठीक है चलिए, चलिएगा भाई, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल क्या कर रहा है, एक चालक पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 90,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी कि 90,000 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताइए। आवेश की मात्रा कितनी होगी और प्रकृति कितनी होगी। प्रकृति तो देखने मात्र से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता कही है तो मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता का मतलब ऋणात्मक आवेश, तो आधा तो पता चल गया, आधा सॉल्व कर लेंगे। तो क्या चीज़ दे रखी है, दिया है, क्या दिया है भाई, आपको आवेश दे रखा है क्यू, आवेश नहीं इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं 90,000 इलेक्ट्रॉन हैं। क्या पूछा है, क्यू आपसे पूछा है। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एन ई होता है। क्यू बराबर एन की जगह पे कितना 90,000, 4 जीरो हैं 4 जीरो गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। ठीक है चलिए, अब हमने क्या बताया था, जिसके आगे जितनी जीरो, जैसे बताया था भैया आप ऐसा समझो 6
600 लिखा हुआ है तो मतलब 6 गुणा 100 लिखा हुआ है, इसका मतलब 6 गुणा 10 की पावर 2। सिंपल सी बात है, जितनी जीरो उतनी घातें लगा दो 10 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 9 है, तो 9 गुणा 10 की पावर कितनी है, 4 है, तो 4 लगा देंगे। 1.6 गुणा 10 की पावर -19, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया ऐसे समझ लो, इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4 0.0 लगा दो, कोई दिक्कत भाई, 4, ठीक है भाई। जैसे 4 है तो हम इसको 4.0 लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने लिख दिया। अब इसको पॉइंट को 1 2 3 4 अंक लेकर आएंगे, 9.0 गुणा 10 की पावर कितना, 4 आ जाएगा। 9.0 का मतलब 9 गुणा 10 की पावर 4, सिंपल सी बात है, 9 गुणा 10 की पावर 4, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 16 और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.6 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 9 छक्के 54 का 4 हासिल 5, 9 1 9 और 5 14 है, एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा तो कितना आ जाएगा, Q बराबर 14.4 गुणा 10 की पावर 19 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 15 ही बचेंगे, क्योंकि ये माइनस के 19 हैं, ये प्लस के 4 हैं। तो Q बराबर, ध्यान से सुनो, अभी ये देखिएगा, अभी ये पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट से पहले 2 अंक आ रहे हैं। मैंने क्या बताई थी, पॉइंट्स फिजिक्स में उत्तर लिखते हैं तो पॉइंट से पहले कितना होना चाहिए, 1 अंक होना चाहिए, वो भी अशून्य। तो मैं इस पॉइंट को इधर की साइड में ले आऊँगा तो 1.44 आएगा गुणा 10 की पावर, 1 अंक इधर की साइड में जब आता है तो प्लस की घातें आती हैं, तो एक घात प्लस की आ जाएगी गुणा 10 की पावर, ये -15 है। तो Q बराबर कितना आ जाएगा, तो 1.44 गुणा 10 की पावर, ये एक घात प्लस की आई है और ये है माइनस के, तो कितने बचेंगे, 10 की पावर -14 है, 10 की पावर -14 बचेंगे। क्यों, क्योंकि ये घात प्लस की आ गई है ना, तो इसको कम कर देगी, तो ये -14, क्योंकि ये -14 थे, अब एक घात प्लस की आ गई तो ये माइनस के 15 थे, तो अब -14 बचेंगे। इतने कूलाम आवेश आ गया। और प्रकृति आपकी क्या बनेगी, प्रकृति बनेगी ऋणात्मक, प्रकृति क्या बनेगी, ऋणात्मक। समझ में आ गया, जल्दी से इसको कर लीजिए। एक सवाल और कराता हूँ, बहुत जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक सवाल और कराता हूँ बस, ठीक है, तो ये लास्ट हो जाएगा। तो आपको ये आवेश के ऊपर जितने भी सवाल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है, 3.2 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है, देखने में अजीब सा लग रहा है लेकिन है बहुत ईजी। वही चीज़, क्या चीज़ दिया है, क्या दे रखा है, आवेश दे रखा है, कितना 3.2, इतने कूलम आवेश दे रखा है। इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछी है। चलिए सूत्र क्या होता है, Q बराबर NE, तो भैया N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E। चलिए Q का मान रख दीजिए, Q का मान कितना है, 3.2 है, E का मान कितना है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19, इतने कूलम आवेश होता है। सिंपल सी बात है। अब ये क्या करेंगे, पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, तो ये ऊपर तो 32 गुणा ऊपर जाएगा, ये चीज़ ऊपर जाएगी तो कैसी हो जाएगी, प्लस के 19 हो जाएगी, नीचे कितना बैठेगा 16। अब 16 को काट दीजिए, अब 32 को काट दें, 16 1 16, 16 दूनी 32, तो कितना आ जाएगा 2 गुणा 10 की पावर 19, इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। एन के पीछे कोई भी मात्रक नहीं लगाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सारा कुछ। भाई सारा कुछ समझ में आ गया है ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दिखा दीजिए कि हाँ आप में एनर्जी है बेहतरीन लेवल की। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मनोज सर नाम से हमारा सेकंड चैनल है,
लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैथ का कोर्स वहीं पर ही स्टार्ट करने वाला हूँ, 11th का भी 12th का भी, राइट। और आप जो 12th में हो इस समय, जब बीएससी में आ जाओगे तो बीएससी का मैथ भी मैं मनोज सर वाले चैनल पर ही कराऊंगा। ओके, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक खुश सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।